हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि सी की वैल्यू निकल गई ना 1 प्लस ln 1 प्लस पी, तो ये कहानी हो गई एक्स वाई प्लस तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा डी वाई, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक तो ये हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई माइनस। क्वेश्चन की लुक देख करके अपने को समझ आ रहा है कि ये तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे x का फंक्शन है, ये y हो गई, यहाँ x का फंक्शन है और ये y की पावर n हो गई, ठीक है। तो ये है हमारी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1/y tan x इक्वल टू माइनस सीकेंट x, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि माइनस साइन से भी आप जो है मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, पुट 1/y इक्वल टू टी, तो माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपका डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, है ना। तो यहां बन गया हमारा डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इक्वल टू सीकेंट एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ सीन बन गया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नाउ दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और 2 स्टेप की प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, सीधा आंसर लिख देना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में मदद करो जरा मेरी। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी फंक्शन हमारा 10x हो गया dx। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मोड सीकेंट x प्लस 10x, ऐसा कुछ होता है क्या। अच्छा ओनली सीकेंट x होता है, पक्का, चलो बता देना भाई मेरे को। अच्छा प्लस कांस्टेंट नहीं लिखते क्या यहाँ पे, हम बहुत चालाक हैं, जो हमें नहीं बताना होता वो हम लिखते ही नहीं है और धीरे से निकल जाते हैं। तो प्लस सी देखो, लिखना तो चाहिए, कायदे से तो लिखना चाहिए भैया, मगर लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते करेंगे चर्चा। तो ये कितना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। 10x का इंटीग्रेशन भूल तो नहीं गए हो, हाँ। और ln सीकेंट x प्लस 10x किसका इंटीग्रेशन होता था, सीकेंट x का होता था वो, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन सीधा ln सीकेंट x होता है जी, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बड़ा मस्त था क्या सीकेंट x। दूसरा स्टेप है सोल्यूशन लिख देना। सोल्यूशन कितने होंगे, t इंटू सीकेंट x, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आपका q फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो हो गया q फंक्शन, तो ये हो गया आपका सीकेंट x है ना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। अब t की वैल्यू कितनी है 1/y, तो t की वैल्यू 1/y है, तो इसको लिख दो सीकेंट x बाय वाई इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है जी 10x प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। मेरा डाउट है वैसे आप लोगों से, सवाल है आप लोगों से कि यहां जो इंटीग्रेशन होता है, इस इंटीग्रेशन का यहां पे कांस्टेंट के क्यों नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि चलो लिख देते हैं के, यहां पे के लिखते तो e की पावर ये वाली चीज तो सीकेंट x बन जाती, इनटू e की पावर के आता, और e की पावर के को मान लो अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता सीकेंट x इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले में आप लिख रहे हो ना t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक अल्फा इधर आ जाता है, और यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हो एक अल्फा यहाँ आ जाता है, ये दोनों फाइनली होने कैंसिल हैं। तो ये होने तो लास्ट में जाके कैंसिल है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि यहां कांस्टेंट लिखो ही मत, क्योंकि उसका इंपैक्ट नहीं पड़ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे कांस्टेंट को आप अपनी मर्जी से गायब नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, इस वजह से हम इसको लिख भी नहीं रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इस कांस्टेंट को आप लिख भी दो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है।
ठीक है ना। किसी सवाल में आए तो ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो आप कांस्टेंट को, कांस्टेंट स्किप करने से कई बार क्वेश्चन के फाइनल आंसर में एरर आ जाता है जी, ठीक है ना। तो बहुत ही केयरफुल अपने को रहना है। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया यार, तुमसे अगर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो रही है तो। अच्छा, सवाल आता, अगर ये बोर्ड में जब सवाल आता है तो पूरा बड़े नंबर वाला सवाल आता है एकदम, ठीक है ना, सीधा एकदम बताओ, इतने 3-4 लाइन लिखनी है और पूरे नंबर मिल जाएंगे और गलती होने का कोई चांस नहीं है। इंटीग्रेशन बनता है वो भी सिंपल सिंपल बनता है, ठीक है। यहाँ मैंने जब हटाया तो कुछ और लोचा हो गया, सीकेंट एक्स था, ठीक है। क्लियर है जी बातें, चलो, है ना। हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करना पड़े तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अब चलो थोड़े से एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को और एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक आध डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं जिनमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल हो रहा हो, ताकि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पे भी पकड़ बन जाए और एग्जैक्ट डिफरेंशियल से अच्छा डील करना हमें आ जाए, ठीक है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, है ना। सोल्व कर रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने सवाल लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि जी सोल्व करें x dx प्लस y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखते इसको बोलोगे तो पोलर से सोल्व हो जाएगी, ये तो मैं भी कह रहा हूं पोलर से सोल्व हो जाएगी, मगर पोलर से सोल्व नहीं कर रही, है ना। मैं आपको कह रहा हूं कि देखो पोलर कोऑर्डिनेट अब तुमने पढ़ लिया है तो अब इसका इस्तेमाल करते हो आप इसको सोल्व कर दोगे, मुझे मालूम है। पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, मगर पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल नहीं करना अपने को, है ना। किसी और मेथड से बताइए कि कैसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें। सोचो सोचो आप एक बार, एक पॉज लेकर के, और फिर मैं बताऊंगा। देखिए जरा इधर, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो x dx प्लस y dy है ना यार, ये तो मुझे लगता है आपको बताना ही चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सहमत नहीं हो इस बात से आप? आपको सहमत होना ही चाहिए। और ये जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स y बाय एक्स का। कैसे tan इनवर्स y बाय एक्स का? देखिए tan इनवर्स y बाय एक्स में क्या करना पड़ता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब आप y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये हो जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है ये tan इनवर्स जनरेट करता है, tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। तो ये जो राइट साइड की क्वांटिटी है इसको लिख दिया मैंने डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स। ऐसा लिखते ही अगर मैं बोलूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो आप बोलेंगे जी ये लीजिए आंसर आ गया ये तो। आप देखो ना लाइनें कितनी लगी हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स तो बड़ी अच्छी वाली चीज है। तो ये इतनी अच्छी वाली चीज है तभी तो अपन इसको करते हैं, दिखते ही एकदम ये एक झटके में तो ऑप्शन टिक कर दिया माइंड ही माइंड में तो। अरे समझ में आ रही है बात? तो अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का स्मार्ट यूज करना सीख जाते हो, आप पकड़ लेते हो कि ये क्वांटिटी किस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, इस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये पकड़ना सीख गए तो खेल जो है वो बड़ा सिंपल हो जाता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है।
है ना, क्लियर होगी बात। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको हिंट तो मिल गया होगा कि कैसे सोचना है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए कि कौन कौन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इसमें बन रहे होंगे, है ना, फिर मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं जरा, देखो जरा, y बाय एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने को y मिलेगा, ठीक है ना, y dx, है ना, dx, ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस y बाय एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, ठीक है ना, प्लस y बाय एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस साइन y dx हो गया जी, ठीक है, प्लस x dy प्लस ln x dy प्लस x कोस y dy इक्वल टू 0। सीन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो y dx प्लस x dy को तो मैंने यहाँ पे एक जगह लिख लिया, y dx प्लस x dy को, तो क्योंकि ये बन जाएगा आपका dxy बन जाएगा, ठीक है, तो इनका सीन क्लियर हो गया जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये देखो साइन y dx ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखा तो मेरे को लग रहा है कि x इंटू साइन वाई का डिफरेंशियल है ये, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। कैसे? x का डिफरेंशिएशन कर दिया dx, साइन y कांस्टेंट, x को कांस्टेंट लिख दिया, और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d साइन y, और d साइन y होगा कोस y dy हो गया, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रह गई है, तो इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है किसका डिफरेंशियल मिलना चाहिए, है ना, तो ये y ln x का डिफरेंशिएशन है क्या, y ln x का डिफरेंशिएशन है, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x dx हो गया, और ln x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy हो गया, ठीक है। तो आप देख लो मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बना दिए यहाँ पे, है ना, तो दिस वी कैन राइट dxy प्लस dx इंटू साइन y प्लस dy ln x इक्वल टू 0, और अगर अपन इंटीग्रेट कर दें, अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो ये कहानी हो गई xy प्लस x साइन y प्लस y ln x इक्वल टू c, है ना, इक्वल टू c, ठीक है। ये भी इंटीग्रेट कर दो तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो तो खैर मैनेजेबल है। क्लियर है जी, तो आपको ब्यूटी समझ आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, हम कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं जिनको हम याद करना चाहते हैं। डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन आएगा सीधा इस्तेमाल में ले लेंगे और खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला कौन सा डिफरेंशियल याद करना चाहिए, एक तो हमें x dy प्लस y dx इक्वल टू डी एक्स वाई को तो याद कर ही लेना चाहिए, और बताइए और किसको याद करें, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको याद कर लेते हैं जी डी वाई बाई एक्स है ये, ठीक है। डी वाई बाई एक्स पहचान में करना आ गया है तो मेरे को लगता है डी एक्स बाई वाई भी पहचान में करना आ गया होगा आपको। डी एक्स बाई वाई को पहचान में कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन बिल्कुल बेसिक बेसिक है, पहचान करने आ गए अपने को, ठीक है। और बताओ किसकी पहचान करनी आ गई आपको, है ना, एक मिनट के लिए देखते हैं जरा। एक एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसकी पहचान करना भी बड़ा सिंपल है, ये भी पहचान करनी आ गई, ठीक है जी। और बताओ किसकी पहचान करनी आ गई आपको, मेरे को लगता है कि एक मैं ले रहा हूं डिफरेंशियल ऑफ ln, ln x प्लस वाई लिख रहा हूं मैं, ln x प्लस वाई का डिफरेंशियल कितना होगा, 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू x का डिफरेंशियल dx प्लस dy। देखो बिल्कुल सजा हुआ, अगर ऐसा आ जाए तो थोट नहीं जाता कि ये इसका होगा, लेकिन जाना चाहिए अभी, ठीक है ना।
है ना, 1/x+y, फिर इसका डिफरेंशियल होगा dx प्लस dy। ठीक है, चलो जी, बहुत सिंपल हो गई है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ln x इंटू वाई के बारे में क्या विचार है, तो क्या विचार होंगे आपके, है ना, 1/xy इंटू फिर xy का डिफरेंशिएशन है ना, x dy प्लस, ठीक है। तो ये अपोन वाले जो फैक्टर जो ये आ रहे हैं इतने सीधे सीधे से, और इनके करस्पॉन्डिंग ऊपर चीज कुछ लिखी हो ना, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इस बात से ln वाले डिफरेंशियल्स पे थोड़ा चला जाता है ना, ये अपने को समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अच्छा, ये बात ये भी अपने को हो गया क्लियर। अब मेरे को बताओ कि अगर ln y/x का सीन लिखा है तो क्या आएगा, देखो 1/y/x पलटेंगे तो x इंटू वाई, सॉरी x/y इंटू ये चीज, है ना। तो इस चीज को जब आप x/y से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में xy नहीं आ जाएगा, मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर में xy आ जाएगा, x dy माइनस वाई dx, ये लो, ठीक है। और बिल्कुल इसी तर्ज पे अगर मैं आपसे कह दूं कि डी ln x/y क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिनोमिनेटर तो xy ही रहेगा, न्यूमरेटर में y dx माइनस x dy आ जाएगा। ठीक है, ln वाले डिफरेंशियल्स, ये वाले सिंपल डिफरेंशियल्स तो एकदम क्लियर हैं। अभी मेरे को ये बताओ कि दो और देखते हैं इधर, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल tan इनवर्स y/x का कितना है, तो अभी अपन ने यूज भी किया था एक प्रॉब्लम के अंदर, कितना हो गया जी, नीचे तो आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया x dy माइनस वाई dx हो गया। ठीक है ना। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि x dx प्लस वाई dy अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखूं, किसका डिफरेंशियल है ये, इसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, फील जानी चाहिए, इसी के डिफरेंशिएशन ऊपर लिखे तो ln का कुछ खेल रहा होगा, और ln का जो खेल है वो x² प्लस वाई स्क्वायर के साथ रहा होगा, मगर x² प्लस वाई स्क्वायर अगर आप करोगे ना ln के अंदर, तो 1/x² प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इंटू इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x dx प्लस 2y dy आ गया, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उस 2 को नीचे लाओ तो 1/2 हो गया, और उस 1/2 को यहां रखोगे तो ये रूट में आ गया, ये कह रहा हूं मैं। सहमत हो तो बता दो भाई बात से, ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलो, है ना भाई। अगर ये 10 याद कर लेता है कोई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, फिर भी मैं 3 और लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही मजे मजे में याद रह जाएं, देख पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहना चाहता हूं कि e की पावर x/y का डिफरेंशियल बताओ क्या होगा, e की पावर x/y का, डिनोमिनेटर में तो वाई स्क्वायर आ गया होगा जी, है ना। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा आपसे, e की पावर x/y और फिर e की पावर y/x, है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया होगा, x² आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या रहा होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx इंटू वाई माइनस e की पावर x कांस्टेंट dy, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर y dy, नीचे वाला डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस e की पावर y कांस्टेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने 10 पढ़े हैं इनके अलावा भी ऐसा कुछ देखने को मिला, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यार ये तो क्वोशिएंट रूल लगा रखा है या फिर प्रोडक्ट रूल लगा रखा है ना, वो तो एकदम अपन इंटरप्रेट कर ही सकते हैं, ठीक है। एक मेरे को और बता दो कि अगर मैं -1/xy का डिफरेंशियल लिखना चाहूं तो कितना होगा, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा भाई, माइनस इंटू 1 समथिंग का क्या होता है, -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन इंटू xy का डिफरेंशिएशन। तो xy का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x dy प्लस वाई dx, और डिनोमिनेटर में x² y² आ ही चुका है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल्स हैं, हमने 13 डिफरेंशियल्स लिखे हैं,
इन 13 डिफरेंशियल्स के बाहर तो मतलब स्कोप ही नहीं आने के, और 10 के बाहर भी आज तक कुछ आया नहीं है, 10 के अंदर भी कोई सवाल ऐसा नहीं है जो जेई सिलेबस का हो और सोल्व ना हो, अगर हो रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स से, ठीक है ना। तो ये यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये कहानी हो जाएगी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इनको याद कर लें तो मोर देन सफिशिएंट कहानी हो जाएगी, ठीक है। मतलब इससे बाहर तो सपने में भी नहीं सोच सकते आपके सवाल आएगा। देखो फर्स्ट वाला बताता हूँ मैं आपको। हमें एक फंक्शन दे रखा है e रेज टू पावर माइनस एक्स एफ एक्स, है ना। ये एक फंक्शन है जिसको मान लेते हैं हम जी एक्स, है ना। और इसका जी एक्स के लिए क्या है, मिनिमम है किस इंटरवल में, 0 से 1 में, x इक्वल टू 1/4 में इसकी वैल्यू क्या है, इट्स मिनिमम, मतलब इसका मिनिमम एग्जिस्ट करता है किस पे, 1/4 पे, 1/4 पे मिनिमा है। और 0 पे वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 भी क्या है, 0 है। तो मान लो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे भी वैल्यू 0 है, पूरे के पूरे फंक्शन जी एक्स की, है ना। और अब यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, और मिनिमा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये ऊपर जा सकता है क्या ऐसे, यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला होगा, किसका, जी एक्स का। और x इक्वल टू 1/4 पे क्या आ रहा है, इसका मिनिमा, ठीक है। यदि x इक्वल टू 1/4 पे इसका मिनिमा है तो dy बाई डी एक्स, मतलब जी डेस एक्स की वैल्यू पहले नेगेटिव रही होगी और बाद में पॉजिटिव रही होगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में यही पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मैक्सिमम मिनिमा होगा। तो जी डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी कब, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1/4। इसको हमने जी एक्स माना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अपने को। e की पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा और एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आ गया एफ डैश एक्स। और फिर एफ एक्स को कांस्टेंट रखा और e की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ एक्स। ये जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई और ये क्या होगी, लेस देन 0 होगी, किस इंटरवल में, 0 से 1/4 में। और 1/4 से 1 तक क्या होगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव होगी। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करें तो e की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 0। ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 0 से 1 के अंदर e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, तो 0 से 1 में तो पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको मैं उधर डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचा क्या, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो एफ एक्स बड़ा होगा एफ डैश एक्स से, कब, 0 से 1/4 में। यदि ऑप्शन नहीं आता आंसर में मान लो, तो हम दूसरा चेक करते कि 1/4 से 1 के अंदर जी डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो कंडीशन लगा देते। समझ में आया। सेकंड क्या पूछ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ओनली वो, 0 से 1 में क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्या ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो वैसे अभी तक हमने इसका यूज किया नहीं है ना, जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे इसका तो यूज कुछ ना कुछ तो आएगा, बट वैसे सोचा जाए तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 में क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है। और 0 से 1 में नेगेटिव है और ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स भी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। यहाँ से भी बोल सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ही ग्राफ बने, बट वो होगा बिलो दी एक्स एक्सिस, है ना। और 0 पे 0 और 1 पे 0 होगा, और एक मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए इस तरह से ही ग्राफ कुछ ना कुछ बनेगा।
तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा तब बात बनेगी, है ना। 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है तो एफ एक्स की वैल्यू -∞ से 0 आ जाएगी। ठीक है, अब जो गिवन है उसका क्या यूज है फिर, है ना, क्योंकि इन्होंने ये फंक्शन यहाँ पे इस तरह का दे दिया, देखो उसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको, उसको सोल्व करते हैं, देखो, है ना, जो दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना भी हमें आना चाहिए, कभी क्या पता इसी की जरूरत पड़ के दूसरा सवाल बना दे। तो हमारे पास वहाँ पे गिवन है एफ डबल डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स और प्लस का एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, और ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको मैं 1 टाइम्स अलग लिख देता हूँ और 1 टाइम्स अलग लिख देता हूँ, -1 और -1। ऐसा क्यों लिखा है, जिससे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स में स्प्लिट हो जाए और वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है ना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद का रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, इधर भी ई रेज टू पावर माइनस एक्स आएगा और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है ना, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस यदि लिखें तो डी ऑफ डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी हुई है कि दोनों का डिफरेंशिएशन बीच में नेगेटिव का साइन हो तो दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स को डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, तो ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें उल्टा चलना है बस, तो इसको लिखा जा सकता है डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, या इसको अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल का हमारा प्रोडक्ट रूल बन रहा है यहाँ पे, फिर से देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो ये बन गया डी टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन दे रखा था हमें यहाँ पे, इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे जो e की पावर x से डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना वो दिया हुआ है वहां पे, है ना। इसको मैं gx लिख दूं तो किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो पूरे इंटरवल में यहाँ हर x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 से 1 के लिए उसमें क्या होगा, जो भी एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, किसी भी पॉइंट पे करेगा तो क्या करेगा, मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब मिनिमा और डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 के लिए मैक्सिमा होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, बट इन्होंने यहाँ पे दे ही दिया ना पहले ही कि 1/4 पे मिनिमा होगा, ये नहीं दिया होता तो और अच्छा सवाल बन जाता, वैसे ऐसे बोल देते कि x इक्वल टू 1/4 पे आइदर मिनिमा और मैक्सिमा है तो वहाँ हम चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ हमने इन जनरल देखा है ना जो गिवन एक्सप्रेशन है, वैसे सवाल बिना उसके भी सोल्व हो गया है, बट हमने थोड़ा सा सोचा उसके लिए ग्राफ बना लिया तो हो गया इजीली सॉल्व, है ना। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस कभी दिखे आपको e की पावर x के साथ दिखे ना, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको इधर डिवाइड करके फिर उनको स्प्लिट कर दे, देखो ये 2 टाइम्स दे रखा है, तो ऐसा एक्सप्रेशन वापस पूछा जा सकता है एडवांस के अंदर, जेई मेन में भी पूछ सकते हैं वैसे, बट एडवांस में आने के ज़्यादा चांसेस है इसके। समझ आ गया सबको, हाँ ऐसा दिया है तब तो जरूरी है, बट हम मतलब ऐसे सोल्व हो गया है क्योंकि हमने यही सिचुएशन ली, सिचुएशन तो बिल्कुल बन सकती है, आपकी बात एकदम ठीक है, जैसे कि कार्तिक ये बोल रहा है कि जैसे हमने सिचुएशन ऐसे ली बस कि 0 से 1 में ये इसी तरह का होगा, 1/4 पे दे रखा था, बट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि 1/4 पे तो मिनिमम हो और यहाँ पे मैक्सिमम होके 0 हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है,
इसलिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, जिससे इसमें कंफर्म हो गया कि 0 से 1 के बीच में मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं पे भी। तो दिया तब यूज है, तभी दिया, बिना उसके यूज के कैसे हो सकता है। बट मैंने वो तरीका बताया कि एग्जाम में आप इतना सोच लो तो मतलब ठीक है, काम बन जाएगा आपका। बाकी तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन को। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 0 to 1 y डॉट डी एक्स है। यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x कुछ भी होगा वो तो हमें निकालना है ना। उसको इंटीग्रेट करने के बाद 0 से 1 की लिमिट पुट कर दे तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी अपने को, है ना। इसको लेट कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू p मिलेगी हमें, कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस पी। कॉन्स्टेंट है ना, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो सकती है ना। dy के साथ y की टर्म्स आ जाएगी, dx उधर चला जाएगा, तो dy अपॉन वाई प्लस पी इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा ln y प्लस पी इक्वल्स टू x प्लस सी। यहाँ तक आ गया। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 पुट करें तो ln 1 प्लस पी इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फिर से। c की वैल्यू निकल गई ना 1 प्लस ln 1 प्लस पी, और p तो कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा ln y प्लस पी इज इक्वल्स टू x प्लस सी ln 1 प्लस पी आ गया, है ना। यहाँ कुछ नया कांस्टेंट तो है नहीं। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने जिसको p माना था, है ना, उसको वापस सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे ln, इसको हटा देते ना, यहाँ से लोग हटाएंगे तो उधर की तरफ क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x प्लस ln 1 प्लस पी हो जाएगा, है ना। पावर सम में लिखी हुई है तो मैं उनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये हट जाएगा ना, e की पावर में ln हो तो क्या बचा 1 प्लस, तो y कितना आ गया, e रेज टू पावर x 1 प्लस पी माइनस पी आ गया, है ना। और 0 से 1 दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसकी वैल्यू फिर से हमने कितनी ले रखी है, p ले रखी है, तो p की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x माइनस पी एक्स। समझ में आएगा यहाँ तक। वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी इंटू ई, और 0 पे 1 प्लस पी हो जाएगा, या इसको 1 प्लस पी को बाहर ही ले लेते हैं। 1 प्लस पी बाहर लिया तो ये आ जाएगा e माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का p आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, माइनस पी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो 2p कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी ई माइनस, ये हो जाएगा। और इसको आगे सोल्व करें तो 2p ई माइनस 1 और पी ई माइनस 1, इसको इधर ले आए तो 2p माइनस पी ई माइनस 1 इक्वल टू ई माइनस 1। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, p, 2 माइनस ई प्लस ई माइनस 1, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ई माइनस 1 अपॉन, ये आ गई। और अब यहाँ से y की वैल्यू निकाली जा सकती है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहाँ थी ये, y की वैल्यू थी e रेज टू पावर x 1 प्लस पी माइनस पी,
तो y आ जाएगा e रेस टू पावर x 1 प्लस p माइनस p। सोल्व कर दो इसको। e रेस टू पावर x 1 प्लस p की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ना। 1 प्लस p करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस ई प्लस ई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस ई प्लस, सॉरी माइनस ई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y की वैल्यू। y एक तरह से कर्व आ गया ना, e रेस टू पावर x के साथ कुछ कांस्टेंट है और माइनस में कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। तो नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने, इसको ध्यान में रखे, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है 7 सवाल ही सोल्व नहीं होंगे। 130 तो हो गया। चल तो जल्दी से लिख लो। ऐसे करेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी ना। आंसर लिखने में टाइम बेटर है कि आप घर पे ही सोल्व कर लेना। अगला सवाल क्या करें? काटा कहाँ मैंने? कहाँ नीचे? काटा कहाँ मैंने? नहीं, वो ओनली 1 प्लस पी की वैल्यू निकाली अलग से। ये इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की है। Find the differential function which satisfy the given equation. एफ एक्स गिवन है -0 से x एफ ऑफ टी 10t dt और 0 से x 10 ऑफ t माइनस एक्स dt दे रखा है, और x की वैल्यू -π/2 से π/2 है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10t और यहाँ पे t माइनस एक्स लिखा है ना। किसी एक को बदल के दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10t में आपको एक्सप्रेशन दिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि 10t माइनस एक्स में 10t। तो इसको बदल देते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 से a एफ ऑफ a प्लस बी या a माइनस एक्स ना, b तो है नहीं यहाँ पे। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 से x माइनस का एफ ऑफ टी 10t dt प्लस 0 से x 10। पूरे को कन्वर्ट करना है ना अपने को, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे माइनस टी आ जाएगा। कन्वर्ट करोगे तो किसको कन्वर्ट करना है आपको? टी की जगह क्या रखोगे? टी की जगह क्या रखोगे? x माइनस टी रखोगे। x माइनस टी और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टी बचेगा डी टी। 10 ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा? माइनस का 10t हो जाएगा। 0 से x एफ ऑफ टी 10t और ये हो जाएगा माइनस का 0 से x 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें क्या कर सकते हैं आगे? माइनस कॉमन ले ले, 0 से x 10t और एफ ऑफ टी प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? इसको कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं तो कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेट तो होगा नहीं वैसे तो, ये ना एफ ऑफ टी पता नहीं है अपने को, तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे लिमिट एक्स के अंदर है, तो क्या लगाएंगे? लेबनीज रूल लगा देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है ना। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना ही करना हो तो हम कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं? लेबनीज का। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। इधर करेंगे तो देखो अपर लिमिट को पहले
पुट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, तो पहले इसमें x सब t की जगह x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 1 10x। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है वो रहेगा। और उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 10 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद इसको fx वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेता हूं मैं और बाकियों को दूसरी तरफ लिख देता हूं, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से काम बन जाएगा हमारा। देखो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो fx प्लस 1 को t सब्सिट्यूट करें हम तो f डैश x dx dt हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ln fx प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोड सीकेंट x। और जो x है वो क्या दे रखा है हमें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। सीकेंट x क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, प्लस प्लस सी आ जाएगा। कोई कंडीशन भी दे रखी है क्या अपने को, कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना, ठीक है। इसके बाद हमें fx की वैल्यू निकालनी है, तो fx प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो e रेज टू पावर ln, इसको मैं पावर में ले जाऊं तो ये cos x बन जाएगा ना, -1 सीकेंट की पावर -1 क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और ये प्लस इधर लिखा हुआ है, क्या हुआ, प्लस ये यहाँ दोनों जगह log ही ले रखा है, तो हम यहाँ पे भी log ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो वो हटके क्या हो जाएगा, c हो जाएगा बाद में ना, e की पावर में। ठीक लिखा है या मल्टीप्लाई में आएगा ना यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln cos x इंटू सी है, ये हट जाएगा तो आ जाएगा cos x इंटू सी एफ एक्स प्लस 1। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इंटू कोस एक्स माइनस 1। c की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, कुछ हमें गिवन है, एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट कर दें हम दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी ना, cos 0 1 माइनस 1 तभी 0 हो पाएगा। तो कांस्टेंट हटाया जा सकता है ना, एफ ऑफ 0 0 है, गिवन हमें जो इक्वेशन है वहां से निकाल सकते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 को 0 रखें हम तो वहां से c कितना मिलेगा, 1, तो एफ एक्स आ जाएगा cos x माइनस 1। दिस इज द आंसर। ऑप्शन में आपको इसी तरह से दिया होगा, cos x माइनस 1 या 1 माइनस cos x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, किंग a प्लस बी माइनस एक्स, वो दिख रहा है यहाँ पे देखो, t और t माइनस एक्स, वो लगाने से क्या हो गया, दोनों मतलब साथ में आ गए। साथ में आने के बाद तो एफ एक्स इस तरह से आपको कभी दिखे तो लेबनीज रूल का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अननोन है। यदि यहाँ एफ ऑफ टी नहीं होता तब तो मैं इसको इंटीग्रेट भी कर सकता था। देखो इधर, find all the functions fx defined on minus pi by 2 से pi by 2 with real values and has a primitive capital Fx such that small fx plus cos x into capital Fx equal to sin 2x upon 1 plus sin x। कैपिटल एफ एक्स जो दे रखा है वो क्या है,
तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स और कुछ कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा ही होता है प्रिमिटिव। ठीक है, यहाँ से यदि मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इधर तो एफ एक्स आ जाएगा और उधर एफ डैश एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे 0। ये कंडीशन मिल गई। ठीक है, और एक इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, तो स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, एफ डैश एक्स रख सकता हूँ, और कैपिटल एफ एक्स को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं वाई है वो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और निकालना क्या है हमें, स्मॉल एफ एक्स निकालना है ना। स्मॉल एफ एक्स का मतलब डी वाई बाई स्मॉल एफ एक्स ही निकालना है ना। हाँ, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को यदि वाई मान ले तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इससे तो मतलब कोई काम बनेगा नहीं ना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को वाई मानने से तो क्योंकि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो निकल जाएगा, हमें तो वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नहीं मानते, दूसरे वाले को लेट कर लेते हैं, स्मॉल एफ एक्स को वाई लेट कर लें। स्मॉल एफ एक्स को वाई लेट करने से क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बट एफ डैश एक्स भी तो नहीं है यहाँ पे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया ना। यस, तो जो पहले लेट किया था उसी से देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है कि नहीं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स को वाई लेट करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पुट करते हैं, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश एक्स है ना, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, प्लस कोस एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स कितना है, वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कैसे सोल्व करेंगे, p क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos x, q क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है सबसे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर साइन x आ जाएगा। अब सोल्यूशन लिखे तो e रेज टू पावर साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो वेरीफाई कर लेते हैं। साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टी मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर टी, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, लिख सकते हैं। कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी होगी, साइन एक्स को टी लिख दिया तो ये आ गया 2t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हैं। 2 को बाहर ले लें या अंदर जरूरत पड़ेगी, इसको दो फंक्शंस में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो बाहर ले लें इसको, तो ई रेज टू पावर टी के साथ t प्लस 1 कर दूं और t माइनस 1 कर दूं, 2 हटाना पड़ेगा, बट इससे काम बन जाएगा क्या हमारा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो। t प्लस 1 और माइनस 1 कर देना तो काम बन जाएगा अपना। यस, t के साथ प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, बस, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है y इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स, राइट हैंड साइड में आ जाएगा ट्वाइस ई रेज टू पावर टी। अब इसको इससे डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी,
और इसको इससे डिवाइड करें तो -1 इंटू डी टी। ये एफ एक्स है या एफ ऑफ टी है, तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल गया अपने को। तो इसका इंटीग्रेशन भी फटाफट से हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी इंटू प्लस सी, और ये आ गया वाई ई रेज टू पावर साइन एक्स। टी को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किससे, साइन एक्स से, तो 2 ई रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस सी। ई रेज टू पावर साइन एक्स से मान लो डिवाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, तो वाई आ जाएगा 2/1 प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। तो इस सवाल में ये वाले स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे ना, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना, और उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि ये जो प्रीमिटिव है वो एफ डैश एक्स है, मतलब एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे एफ डैश एक्स प्लस सी मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाता है ये। इससे ये आ गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी अपने को, तो दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स आ गया। अब स्मॉल एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स को किसको वायलेट करें वो पता लग जाएगा। इसको किया तो ये बन गया, दूसरे को करते तो कुछ फॉर्म नहीं होता यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का। तो स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स में से एक को वाई ले लिया, तो स्मॉल एफ एक्स को वाई लेने से काम बनेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स को वाई लिया और एफ डैश एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और ये लिखते ही हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसमें सारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, the curve that passes through the point 2, 3 and has a property that segment of any tangent to it lying between the coordinate axes is bisected by the point of contact is given by। देखो इधर ऐसे ही मैंने किया है ना, एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रहा है 2, 3 से, तो 2, 3 से तो आई गेस सारे ही कर्व पास कर रहे होंगे, तो वो तो आपको आंसर देगा नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी कि इस कर्व पे यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे, और यदि वो टेंजेंट टू इट लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका एक रफ डायग्राम बनाई, मान लिया इस तरह से कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसके किसी भी पॉइंट पे, तो एक इन जनरल पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट होगी, है ना, ये हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही बोला है दैट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट टू इट लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस सेगमेंट की बात कर रहा है। इस कर्व पे आप यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी, है ना, सारी टेंजेंट्स के लिए बात कह रहा है ये। तो कोई एक टेंजेंट ले ली जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे हमने ड्रॉ की, वो टेंजेंट एक्स और वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सेगमेंट ए बी सेगमेंट क्या होगा, बाइसेक्टेड होगा। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसका मतलब मान लो इसको मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, तो पी ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हर बार। तो इस कंडीशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कर्व। तो ऐसा कर्व बताना है अपने को, उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये क्या दे रखा है, किसकी इक्वेशन दे रखी है, सर्कल की, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, सर्कल। तो आपसे ऐसे पूछा भी जा सकता है कि वो कर्व होगा उसका नाम क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है इस सवाल को। ठीक है, अब ये एक तरह से लोकस का सवाल भी बोल सकते हैं ना, है ना, कुछ उसमें कंडीशंस दे रखी होती है, उनको सेटिस्फाई करवाना होता है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो अपने को, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो y माइनस वाई वन, तो स्मॉल y पहले ही ले चुके, तो यहाँ पे कैपिटल Y ले लेंगे, कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल टू m स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, x कॉमा वाई पे, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल X माइनस एक्स। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगी। और वो ये लाइन a और b पॉइंट पे x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो मुझे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा,
0। इस लाइन के अंदर यदि मैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को 0 करूं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से कैपिटल X की वैल्यू कितनी आएगी? आपने इसको m लिखा है, ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी y को 0, कैपिटल Y को 0 करना है, स्मॉल y को 0 नहीं। इसको 0 रखने पे ये आ जाएगा माइनस का y अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस स्मॉल x, है ना। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, कैपिटल X, और x को 0 करने पे, कैपिटल X को 0 करें तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्मॉल y, ठीक है। इसके कैपिटल Y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मिल गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मिल गए, और ये मिड पॉइंट है। तो क्या होगा यहाँ से? इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम करके बाई 2 करेंगे तो स्मॉल x के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम करके बाई 2 करेंगे तो वो स्मॉल y के बराबर होना चाहिए। तो स्मॉल x किसके बराबर होना चाहिए? स्मॉल x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपॉन 2, इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। x कोऑर्डिनेट्स इधर तो 0 है ना वैल्यू इसकी, ये तो 0 है, दिस प्लस दिस बाई 2 कैप स्मॉल x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको इधर ले आऊं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x में से x माइनस x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले जाऊं तो माइनस वाई बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व कर सकते हैं, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो एल एन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स वाई इक्वल टू सी। और ये कर्व किससे पास कर रहा है? 2,3 से, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो एक्स वाई इक्वल टू 6 कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे सोल्व करना है आपको, समझ आ गया? लास्ट सवाल, क्या होमवर्क दे दे? किसी ने बोला क्या होमवर्क दे दो? दो कर्व दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स विद द पेयर ऑफ कर्व सच दैट द टेंजेंट्स एट पॉइंट with equal FCC intersect on y-axis. The normal drawn at points with equal FCC intersect on x-axis and curve fx 1,1 से पास कर रहा है, gx 2,3 से पास कर रहा है। तो fx और gx क्या होंगे? देखो इधर fx और gx हमारे पास दो कर्व है, तीन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला क्या है? द टेंजेंट एट पॉइंट विथ इक्वल एफसीसी इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट्स पे दोनों कर्व के एक्स कोऑर्डिनेट, यदि हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है दोनों कर्व पे तो पॉइंट लेना पड़ेगा, उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ की होगी वो दोनों टेंजेंट आपस में वाई एक्सिस पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो एक रफली डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ये लिया हमने, तो दो कर्व, मान लो एक कर्व इधर बन रहा है, एक कर्व कोई भी इस तरह से बन रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? वाई एक्सिस पे, ठीक है, और इन्हीं दोनों पे जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। एक नॉर्मल मान लो यहाँ ड्रॉ किया, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये टेंजेंट्स है और ये नॉर्मल्स है। पहली दो कंडीशन समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन तो एफ एक्स 1,1 से पास कर रहा है और जी एक्स 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो देखो
पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखे दोनों के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, पहले कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो इसको मैं x ले लूं, ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, और ये मान लिया y इक्वल टू जी एक्स का कर्व है। ठीक है, इस पे यदि कोई पॉइंट लेना हो अपने को, थोड़ा सा डायग्राम ठीक बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, एक कर्व मान लो इस तरह से जा रहा है, इस पे टेंजेंट ये है, ये कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट को मैंने स्मॉल x रखा है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। इधर मान लो कि एक और कर्व बनाया मैंने कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करी, ये y इक्वल टू क्या है, जी एक्स। इसका x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो किसके लिए, y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, किस पॉइंट पे x कोमा एफ एक्स पे, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल Y माइनस एफ एक्स, वाई माइनस वाई वन, फिर क्या जाएगा इधर, एफ डैश एक्स, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक तो ये हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, कैपिटल Y माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, कैपिटल X माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एब्सिसास क्या है, बराबर है, x लिया हमने। ये दोनों किसकी इक्वेशंस है, स्ट्रेट लाइन की, दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y एक्सिस पे एक पॉइंट है उस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो दोनों में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू 0 रखे हम, तो इधर से कैपिटल Y की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल X की वैल्यू 0 करने से कैपिटल Y क्या मिलेगा, इसको 0 कर दिया तो माइनस का x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और इससे क्या मिलेगा, कैपिटल Y माइनस एक्स जी डैश एक्स जी एक्स। और क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 होगा और y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, माइनस का x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, इस gx को इधर ले आता हूँ तो इधर बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसको इधर ले जाता हूँ तो x कॉमन आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे अवेलेबल है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन वहाँ अवेलेबल है, तो इसको मैं इधर की तरफ डिवाइड कर दूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिवाइड में हो, यदि इसको मैं t मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इस x को इधर ले आता हूँ तो इधर हो जाएगा 1/x, उधर आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं यहाँ dx लेके, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, इधर तो क्या आ जाएगा, ln x प्लस ln c ले लेते हैं इज इक्वल टू, इसको ln मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा ना, इसको t माना तो ऊपर dt बन गया, dt बाई टी क्या हो गया, ln मोड t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स सी, तो यहाँ से मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स सी हो गया। ठीक है, और मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस एक्स सी।
एक यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई टेंजेंट से। अब क्या लिखना है अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लिखनी है, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल लिखे तो y कैपिटल Y माइनस एफ एक्स आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पे, और कैपिटल X माइनस एक्स ही रहेगा। दूसरे के लिए लिखेंगे तो y माइनस जी एक्स माइनस 1 अपॉन जी डैश एक्स और कैपिटल X माइनस एक्स। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे यहाँ पे। कैपिटल Y को 0 रखेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू मिलेगी, वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो कैपिटल Y को 0 करने से यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ माइनस का एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, या माइनस तो हट जाएगा ना, इसको 0 रखते ही ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस का एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस स्मॉल एक्स, यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी जी एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस स्मॉल एक्स। इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। मिलेगा क्या, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें अब तो यहीं पे, क्योंकि एक का डिफ्रेंशिएशन वहाँ अवेलेबल है। एफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या आएगा, जी एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस C1 ले लेते हैं, C ऑलरेडी ले चुके हैं हम। इसको इधर की तरफ लेके आए तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स टू C1, ठीक है ना। हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस क्या लिख दे, एक्स ही लिख दे, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना आ जाएगा, 2C1 प्लस माइनस 2C1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2f(x) इज इक्वल टू प्लस माइनस cx प्लस माइनस 2c1 अपॉन xc। क्या हुआ, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो प्लस माइनस सी एक्स बाई 2 प्लस माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये, 1,1 से पास कर रहा है, और वो 2,3 से पास कर रहा है। तो 1,1 में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो दो कांस्टेंट आ गए ना, c और c1। हाँ c1 और c में दो इक्वेशन आएगी ना, तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 2gx इज इक्वल टू, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा ना ये 2gx, तो प्लस माइनस 2c1 अपॉन एक्स माइनस प्लस सी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस C1 अपॉन एक्स माइनस प्लस सी एक्स बाई, ये 1,1 से पास कर रहा है तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/2 प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा C1/c हो जाएगा, ठीक है। और इधर किससे पास कर रहा है ये,
तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C। 2C कहाँ आएगा, अच्छा x2 है, ये आ जाएगा। इन दोनों से सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, C1 और C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C और C1 की वैल्यू निकल जाएगी तो fx निकल जाएगा, gx निकल जाएगा। अब आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि हम प्लस माइनस का यूज करें तो 2 कर्व मिलेंगे यहाँ से, 2 वहां से मिलेंगे, वहां से fx और gx आ जाएगा, और उसके बाद fx माइनस gx को 1 से 2 में इंटीग्रेट कर देना। हाँ, तो थोड़ा सा लेंदी सवाल है, 3 सवाल यदि पैराग्राफ में देने हो तो दे सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही सोल्व हो जाएंगे फिर ये। तो 3 सवाल देना है तो जे एडवांस में आता है पैराग्राफ टाइप का सवाल, तो ये 3 सवाल देते हैं तो 15 मिनट का टाइम मिल जाता है आपको करने के लिए, इतने टाइम में तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। आंसर कुछ इस तरह का आएगा, x+2/x या x-2/x, ऐसे कुछ कर्व मिलेंगे आपको। इसको सोल्व करोगे तो आगे वैल्यू आ जाएगी।